गुल्लक के थ्रू सेविंग सिखाई जाती थी। वेरी ट्रू। और वो एक बहुत बड़ा सेविंग्स का लेसन होता था। उसी लेसन से ही सारा बेस है। तो अगर आप 2 रुपए भी अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकाल पाओगे, अपने खर्चों से अलग नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए सारी इन्वेस्टमेंट की दुनिया बेकार है। कि बचत का कोई एज नहीं है। लेकिन असल में जब आदमी को इनकम आने लगती है और वो खुद से कमाने लगता है, तब उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये बचत करें, क्योंकि तब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। बट यंगर लोग जो एकदम अभी जॉब शुरू करना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं, मैं उन्हें राय दूंगा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह वो ज्वाइन करें। और म्यूचुअल फंड इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी वाइडली सोल्ड एंड रीडली एक्सेप्टेड टुडे। वेल रेगुलेटेड हैं, गवर्नमेंट सेबी की रेगुलेशन में बहुत सेफ़ है, रिस्क बिल्कुल नहीं है। रिस्क ऑफ मनी गिरने का है, रिस्क ये नहीं कि कोई लेके पैसा भाग जाएगा। Welcome to the Raj Smriti Show. Today we'll talk all about money, wealth, finances, savings, investment. We have with us in our studio Mr. Abhinesh Kumar, who has spent over 30 years in the financial sector. He's a financial coach, motivator, mentor. Welcome to the show, sir. Thank you. So generally जो financial sector में देखा गया है, we are familiar with the word financial advisor. But आप अपने आप को एक financial coach, एक motivator, एक mentor कहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जी, बहुत अच्छा हुआ कि हम स्टार्टिंग में ही इस फ्रेज़ के साथ शुरुआत कर रहे हैं, बिकॉज़ ज़्यादातर मार्केट में जो इन्वेस्टर कैटेगरी है, या जिसे हम लोग इन्वेस्टर की तरह चेज़ करने की कोशिश करते हैं, उसे हम अपने आप को एडवाइज़र की तरह प्रस्तुत करते हैं। राइट। और हम ये कोशिश करते हैं कि हम उन्हें समझा पाएँ या प्रूव कर पाएँ कि हम फंड सिलेक्शन में बेस्ट हैं, हम आपको ऐसी बढ़िया एसेट दिलाएंगे कि वो एकदम 10 का 20 हो जाएगा, वगैरह वगैरह। यानी इसे हम कहते हैं रिटर्न चेजिंग प्रोसेस। जी। बट बेसिकली होना ये चाहिए उल्टा, कि आज के दिन में जो सोसाइटी का सबसे बड़ा पेन है वो है सेविंग्स। तो पहली ज़रूरत तो यह है कि हम सेविंग्स रेशियो बढ़ाएं, सेविंग्स पॉपुलेशन बढ़ाएं। और सेविंग्स पॉपुलेशन तभी बढ़ेगी जब लोगों को उसकी तरफ मोटिवेशनल पुश मिले। राइट। सो ऑडियंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जिससे वो बातें कर रहे हैं वो फाइनेंशियल एडवाइज़र है या उनका फाइनेंशियल कोच है या मोटिवेटर है। मैं चाहता हूँ मैं देखा जाऊँ एज ए फाइनेंशियल मोटिवेटर, फाइनेंशियल कोच। ऑब्वियसली एडवाइजरी इज़ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, वो हम ज़रूर देते हैं एट एड ऑन। बट दुनिया की और देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सेविंग्स। पहले सेव तो करो, तब तो आप निवेश करोगे। सो सेविंग्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। सो आई बिलीव दैट ये पूरी डिस्कशन और चर्चा मोटिवेशन पे फोकस होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू ऐड वैल्यू बाय वे ऑफ योर क्वेश्चंस विच यू आर गोइंग टू आस्क रिलेटेड टू फाइनेंशियल एडवाइजरी, वेयर टू इन्वेस्ट, एंड दोज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और हम सभी के बचपन के दिनों में अगर आपको याद हो तो हम लोग को गुल्लक के थ्रू सेविंग सिखाई जाती थी। वेरी ट्रू। और वो एक बहुत बड़ा सेविंग्स का लेसन होता था। उसी लेसन से ही सारा बेस है। तो अगर आप 2 रुपए भी अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकाल पाओगे, अपने खर्चों से अलग नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए सारी इन्वेस्टमेंट की दुनिया बेकार है। और एक और आप स्टोरी इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना कि एक सर्वे अभी आरबीआई ने रिलीज़ की थी, इनकम माइनस एक्सपेंसेस एंड देन वट एवर इज रिमेनिंग दे सेव। करेक्ट। बट जो हम लोग मोटिवेटर्स होते हैं, जो एजुकेटर्स होते हैं, वो कहते हैं इनकम माइनस सेविंग शुड बी इक्वल टू योर एक्सपेंसेस। होना तो यही चाहिए। लेकिन आदमी वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इनकम माइनस सेविंग आप तभी करेंगे जब आपको पता हो कि मुझे सेविंग करना कितना है। एंड दैट इज़ द की प्रॉब्लम। आई थिंक करना कितना है और करना क्यों है। तो कितना और क्यों वाला सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो एक इलॉबरेटेड टॉपिक है जिसे हम गोल प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। बिल्कुल। सो आज के टाइम पे जैसे फाइनेंशियल कोचेस अब आप बता रहे हैं कि अब वो प्रेवलेंट हो गया है। हम लोग लाइफ कोच जानते हैं, मोटिवेटर्स जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी जानते हैं, बट आई थिंक 90 to 99% जो हमारा स्ट्रेस है वो बिकॉज ऑफ मनी है। पैसा नहीं है, आप पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या पैसे की वजह से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेजर स्ट्रेस का फैक्टर है वो नॉट हैविंग दैट मनी, एंड अगेन नॉट हैविंग दैट मनी इज़ द रीज़न बिकॉज you are not saving, you are not planning, you are saving, you are not doing that goal plan. So there your role comes
very vividly into the picture. Yeah, So I true. think very rightly आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट तो बात की चीज़ है, पहले बचत तो सेविंग सीखो। करो, बचत सेविंग के लिए वो मोटिवेशन होना चाहिए। मैं अपने 29-30 साल के तजुर्बे से ये कह सकता हूँ कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो मुझे सबसे बड़ा डेफिसिट उनके लाइफ में, वेल्थ क्रिएशन में जो दिखता है वो है मोटिवेशन। राइट। उनको एडिक्वेट सेविंग के लिए कोई पुश नहीं मिलती, तो धन होते हुए भी, मान लो आपकी सैलरी 10 लाख है, मगर आप एडिक्वेटली सेव नहीं करो तो आप 10 लाख मंथली सैलरी के बावजूद भी वो नहीं बना पाते, जो बेचारा 10,000 सैलरी वाला भी कभी कभी बना लेता है। ओके। सो इट्स नॉट द मैटर ऑफ राइट प्रोडक्ट, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, बट दैट कम्स लास्ट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन में कि आप अपने आप को, अपने गोल्स को पहले तय करें। आपको ये पता हो कि मेरे को पहुंचना कहाँ है, मेरी ज़िंदगी की कौन कौन सी बेसिक कैश फ्लो ज़रूरतें हैं। राइट। आधे से ज़्यादा जनता को यही नहीं पता होता कि मेरा जीवन में फाइनेंशियल गोल्स है क्या। बट कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू बी रिच। बहुत सारे ऐसे लोग वो चाहते हैं कि मेरे पास पैसा आए, हम बचत करें ना करें, पैसा हमारा डबल हो जाए, कम समय में हम अमीर बन जाए। तो ये जो मोटिवेशन की आप बात करें, इंडियन इकॉनमी तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सेविंग करो, बचत करो। तो आई थिंक एक वो भी पॉइंट है कि सेविंग कहाँ इन्वेस्ट होनी चाहिए, और उसमें जो आपका रोल प्ले एज अ मोटिवेटर, एज अ कोच, वो है। लेकिन चूंकि हम इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और जिस चर्चा को हम चाहते हैं आगे बढ़े, या ऑडियंस जिस चीज़ से एक्सपेक्ट करे हमारी इस पूरे डिस्कशन का आउटपुट, वो ये होना चाहिए कि व्हाट दे शुड सेव फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, फॉर देयर ओन एस्पिरेशंस। ऐसा नहीं है कि जैसे एग्जांपल अगर एक मज़दूर है या एक लेबर है जिसकी सैलरी कम है, उसके एस्पिरेशंस भी उसी रेशियो में कम है, और जिसके पास बहुत धन है उसके एस्पिरेशंस अकॉर्डिंगली डिफरेंट है। तो हम जो भी उसके रिस्पेक्टिव एस्पिरेशंस हैं, पहले तो हम उसे ये सिखा पाएँ या बता पाएँ इस सेशन के दौरान कि आप उसे चॉकआउट करना सीखें, उसे एक उतारना सीखें अपने कागज़ पे, रियलिटी में, कि आपके जीवन में एस्पिरेशंस क्या हैं, किस चीज़ के लिए आपको सेव या इन्वेस्ट करना है। तो आप गिनती के 2-3 नाम बता पाओगे। रिटायरमेंट, मेरे बच्चों की पढ़ाई, दीज आर द वेरी, बच्चों के लिए घर, एक सेविंग्स कर दिया, मकान खरीदना है, ये कर दिया। तो दीज आर वेरी नॉर्मल एस्पिरेशंस। बट जब आप अपनी पूरी लाइफ की जर्नी को एक बार प्लॉट करके उसको फॉरवर्ड करोगे, तो पता लगेगा आपके जीवन में मे भी हो सकता है किसी की बहन हो और उसकी बेटी हो छोटी, और वो आज से सोचता है कि जब उसकी बेटी, मेरी बहन की बेटी 24 की होगी तो मैं इसकी शादी में कंट्रीब्यूट करूँगा, और वो सोचता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आज ही वो उसके लिए एक 500 रुपीज़ के रिकरिंग डिपॉजिट या कोई सेविंग्स या कोई गुल्लक बना के रखेगा। फिर इसी तरह किसी को लगता है कि नहीं, मुझे 10 साल बाद अपने मम्मी पापा को लेके ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड टूर पे जाना है, और उसके लिए वो आज से सेविंग करना चाहता है, तो उसके लिए वो कैश फ्लो खड़ा हो गया। 50th मैरिज एनिवर्सरी मनाना चाहता है, अपना डेस्टिनेशन हॉलिडे करना है, मम्मी के लिए कुछ करना चाहता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग विच व्हेन वी टॉक, जब हम किसी के साथ बैठ के बातें करते हैं तो एस्पिरेशंस की लिस्ट निकलती है। प्रॉब्लम कहाँ है, जो आप पूछ रहे हो कि मैं मोटिवेटर क्यों कहलाना चाहता हूँ, एस्पिरेशंस निकालने में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जनरली व्हेन यू टॉक टू पीपल, दे आर सो फियर्ड अबाउट थिंकिंग बिग। जो थिंकिंग बिग वर्ड है वो सोच ही नहीं पाता। जिस आदमी की 10,000 महीने की मान लो बचत है, वो उसी के हिसाब से अपने एस्पिरेशंस बनाता है। दैट इज़ द रॉन्ग थिंग विच इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, 1,000 रुपये महीने वाला आदमी अगर 1,000 रुपये महीना कोई सेव कर रहा होता, और मैं एक फंड का नाम यहाँ लेता हूँ विद डिस्क्लेमर, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन प्राइमा फंड। सो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट टेकिंग अ नेम फॉर एन एग्जाम्पल। तो उसमें कोई आदमी 1,000 रुपया लगाया हुआ होता, 1,000 रुपया, तो आज उसकी वैल्यू होती 1,40,00,000। अगर उसने 30 साल की उम्र से लगाया, 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स तक चला दिया होता वो मंथली सेविंग। तो जनरली यही होता है, आदमी 30 पे जॉब शुरू करता है, 28 पे जॉब शुरू करता है, 60 पे रिटायर करता है, तो आराम से कर सकता था। बिल्कुल। तो अगर किसी ने पास्ट में मैनेज कर लिया होता तो आज 1,40,00,000 इज अ डिसेंट सम विच ही हैज क्रिएटेड। करेक्ट। सो ये जब किसी को पता चलता है और वो आदमी सोचता है अरे यार 1,000 में हो सकता है, तो मैं तो 4,000 सेव करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ, तो उसके एस्पिरेशंस खुल के सामने आने लगते हैं, फिर वो लिस्ट डाउन करने लगता है। सो बेसिकली इस शो के दौरान हम चाहते हैं लोगों को पहली बात ये पता चल जाए कि सेविंग्स प्राइम चीज़ है। उसके लिए आपको जितना मोटिवेट होना है हो जाइए, कोई मोटिवेटर चाहिए उसकी मदद लीजिए,
बट अल्टीमेटली यू नीड टू रियली लर्न मोर अबाउट क्रिएटिंग गुल्लक्स दैट विल इंस्पायर यू टू सेव. ये सारी बातें पीछे रह जाएंगी कि मैं कौन सा शेयर खरीदूं, मैं कौन सा बॉन्ड खरीदूं, ये ज़मीन बढ़ेगा या ये म्यूचुअल फंड अच्छा, ये लास्ट में आती है. करेक्ट. और क्यों लास्ट में आती है वो भी आपकी चर्चा के दौरान मैं आपको बताता जाऊंगा. जैसे ही हम रिटर्न्स की बात करते हैं 12 और 40, ये रिटर्न के बीच में रिस्क ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होता जाता है, बढ़ता जाता है. तो एज योर एस्पिरेशंस फॉर रिटर्न ग्रोस, योर रिस्क ऑफ लूजिंग योर कैपिटल ग्रोस. सो कम से भी बड़ा बन सकता है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको. सो पूरी स्टोरी जब हम और आगे बढ़ेंगे एंड विल प्रोसीड एंड विल लर्न दैट देयर आर 3 बेसिक पिलर्स फॉर मेकिंग वेल्थ. वन इज़ टू गेट योर सेविंग्स राइट. पहले ही आपने बचत करना सीख लिया और उसके लिए इंस्पायर हो और गए. ये बचत किस एज से आप रेकमेंड करते हैं? मुझे लगता है कि बचत तो एक ऐसी चीज़ है कि जैसे ही आपको पॉकेट मनी मिलने लगे तभी से आप एलिजिबल हो जाते बच्चों हो. में ये आदत होनी चाहिए शुरू से, क्योंकि आई थिंक बच्चों को भी पैसे मिलते हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई मिलने आ रहा है, बर्थडेज वगैरह में. तो आई थिंक बचत तो वहीं से वहाँ शुरू हो से जाती है. एक सेविंग्स अकाउंट अगर उन्होंने खोल लिया है तो वहाँ इसीलिए से शुरू गुल्लक होती है. पहले हम लोग के घरों में हुआ करते थे करता और मम्मी पापा कहते थे इसमें पैसे पैसे डालो, सेव फिर हम करो. तोड़ते थे और फुटबॉल खरीदते थे या बॉल खरीदते थे. एंड दैट इज़ द फर्स्ट फाइनेंशियल ट्रेनिंग ऑल्दो. तो वो तो एक बात है ही है कि बचत का कोई एज नहीं है. लेकिन असल में जब आदमी को इनकम आने लगती है और वो खुद से कमाने लगता है, तब उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये बचत करें, क्योंकि तब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं. तो बचत का कोई एज नहीं है. स्केचिंग योर एस्पिरेशंस. तो जब आप अपने एस्पिरेशंस को ऑन पेपर नहीं उतार पाते हो तो आप फिर मेस में चले जाते हो. आप बचत को लेके घूमते रह जाते हो. और अंदाजन आप जानते हो हमारे देश में 9% 8% का एवरेज इन्फ्लेशन है. तो इन्फ्लेशन एक चोर की तरह है, एक हमारे लिए एनिमी है हमारे वेल्थ का. तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो 10 साल में ऐसे ही मेरा सेविंग्स वाला पैसा ज़ीरो हो जाएगा, टेक्निकली ज़ीरो हो जाएगा. इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन उसको ख़त्म कर चुका होगा. तो इसलिए सेविंग करके तो काम होना नहीं है. तो गोल जब आप स्केच करते हो अच्छे से तो आप उसको पाने के लिए निवेश करते हो. दैट इज़ द लास्ट पिलर, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. तो हम लोग उल्टा चलते हैं. सीधे कोई आता है, किसी अपने एजेंट से मिलता है, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलता है और कहता है मुझे बताओ मुझे ये पैसा लगाना है, कहाँ लगाएं. दैट इज़ द रॉन्ग क्वेश्चन. और वहाँ की शुरुआत वाले ज़्यादातर लोगों को एंड अप करना पड़ता है इन अ रिस्की मॉड्यूल या फिर दे लूज मनी. तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अगेन इन्वेस्टमेंट इज़ अ ह्यूज टॉपिक. देयर आर एन नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट. आप गोल्ड खरीद सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. फाइनेंशियल मार्केट की हम बात करें, स्टॉक, बॉन्ड, शेयर्स, एन नंबर. तो अगर इसको सिंपलिस्टिक तरीके से अगर हम अपने ऑडियंस को समझाना चाहें कि क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स है, कि अगर 1,000 रुपये की भी, जैसे आपने कहा कि आपकी सेविंग है, अगर आप महीने का 1,000 रुपया सेव करें तो भी, और अगर आप 1,00,000 रुपया सेव करें तो भी, तो विच इज़ अ गुड वे टू इन्वेस्ट इन जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं. तो देखिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे ऊपर थोड़ी सी चर्चा को बढ़ाएं और ये देखें कि गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है फाइनेंशियल लिटरेसी में. और ये ऑडियंस जो आज हमें देख रही है, इनको भी हम कुछ ब्रीफ में बताने जा रहे हैं. तो जो हम एसेट में सेव करेंगे वो एसेट क्या हो सकती है जो ज़्यादा ग्रो करेगी. तो एक सिंपल इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला है या एक थ्योरी है कि जिस चीज़ की कमी होगी वो महंगी होगी. राइट. अगर गोल्ड डिग करके 30 फीट नीचे जाके मिलती है और रेयर मिलती है तो गोल्ड इसीलिए एक आइटम है, एक वैल्यूबल आइटम है. जो चीज़ आलू है वो रोज़ मिलती है, आराम से पैदा हो जाती है, तो उसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली होगी. सो द वैल्यू इज ओनली क्रिएटेड ऑफ एनी एसेट बेस्ड अपॉन इट्स लॉन्जिटिविटी. गोल्ड कभी ख़राब नहीं हो सकती, इसलिए उसका कोई रिस्क नहीं है, आदमी उसको कहीं भी रख सकता है. करेंसी ख़राब नहीं हो सकती तो आप कहीं भी रख सकते हो. तो उस तरह ये 2-3 फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम SLR कहते हैं. तो SLR, सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न. किसी के पास भी यही 3 एस्पेक्ट होते हैं जब वो सोचता है कि मैं अपने पैसे को कहाँ डालूं. अगर मैं आपको बोलूं आज मुझे पैसे दे दो, मैं आपको 10 साल बाद लौटाऊंगा. जो जनरल लिटरेसी नहीं है जिसके पास फाइनेंशियल, वो सिर्फ रिटर्न देखता है. उसे अगर कोई आज बोले कि मैं तुम्हें 10 रुपये के बदले 40 रुपये लौटाऊंगा इतने दिनों में, वो उसमें आकर्षित हो जाता है.
तो हमारी ड्यूरेशन नहीं देखता है कि कितने बाकी टाइम पे कोई आएगा। फैक्टर नहीं देखता, ना एस देखता है ना एल देखता है, उसे बस रिटर्न दिखता है। तो ये तीनों की बैलेंस बनाने के बाद ही कोई आदमी तय कर सकता है कि मेरे को क्या चाहिए ना। हाउ वी डिसाइड, वी और आवर कम्युनिटी, हमारे जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी कह लो या फाइनेंशियल एडवाइजर्स कह लो या मोटिवेटर कह ले, ये सब लोग कभी भी जब किसी से बातें करते हैं तो उनको बातों में इन 3 पैरामीटर्स में फैक्टर इन कर लेते हैं कि ये आदमी के लिए क्या ज़रूरी है। कोई 22 साल 24 साल का लड़का या लड़की है, अभी अभी जॉब कर रहा है और उसके लिए सेफ्टी इज़ अ वेरी लो थिंग। वो रिस्क ले सकता है या ले सकती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये रिस्क चल गया, रिवार्ड में बदल गया तो आई कैन क्रिएट एंड बिल्ड वेल्थ, तो वो रिस्क बनता है। लेकिन अगर मैं 60 इयर्स के किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो रिटायरमेंट के वर्ज पे है, अब उसकी नौकरी नहीं रहने वाली है, तो मैं उसके फंड के साथ ज़ीरो रिस्क के साथ बात करूँगा। तो हर एसेट का अपना रिस्क रिवार्ड होता है। ये सब चीज़ें फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट है और गवर्नमेंट अलग अलग कैंपेन में ये पढ़ाती है। हम जैसे लोग काफ़ी सेशंस किया करते हैं और कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे रेडली अवेलेबल है। ऑब्वियसली सेशन में हम इतना ही कह सकते हैं आपको कि देयर आर 2 ब्रॉडर डिवीज़न ऑफ एसेट्स इस पूरे फैक्टर के साथ। वन इज़ कॉल्ड फिजिकल एसेट्स एंड अनदर आर कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट्स। तो जो फाइनेंशियल एसेट है उसकी कहानी वो सी होती है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, जिसमें पेपर मिलता है। जब आप किसी को पैसा देते हैं बदले में आपको पेपर मिलता है, सिग्नेचर मिलता है, नथिंग एल्स, सिर्फ वादा मिलता है। और फिजिकल एसेट वो जहां आप पैसे देते हो तो बदले में आपको सामान मिलता है और वो सामान सोना, चांदी, जमीन। तो वर्ल्ड का जो हमारा एवरेज एक कंपोजिशन है, 60% लोग जो भी निवेश करते हैं, 60 to 65% लोग वो फाइनेंशियल पेपर्स में करते हैं। एंड 30-35% पीपल डू इन फिजिकल एसेट। पोस्ट कोविड इंडिया में फिजिकल एसेट रिड्यूस होते हुए 28-27% पे आ गया, यानी मोर पीपल आर नाउ इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल पेपर्स। So is COVID a reason for that या what happened during COVID जिसके वजह से ये चेंज आया है? हाँ, तो कोविड के समय बड़ा स्ट्रेंज चीज़ें हुआ। ये भी हमारे इन्वेस्टमेंट में और इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में हुई। कोविड में सब कुछ बहुत ज़मीन के भाव पे आ गए, नीचे गिर गए एंड लो कॉस्ट पे थे। शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, ये फाइनेंशियल पेपर थे जो बहुत गिर गए। ज़मीन और गोल्ड और चीज़ें उल्टा बढ़ गए। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल जनता को जानना चाहिए कि जो फिज़िकल एसेट होते हैं वो क्राइसिस के समय महंगे हो जाते हैं क्योंकि लोग उसकी तरफ भागने लगते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको लगता है ये सेफ़ है। तो इस डर से जो अमीर लोग थे, चीज़ें थे, सब गोल्ड खरीदने लगे। सो अल्टीमेटली वहाँ बूस्ट था। तो जो घर बैठा आदमी था, जिसके पास पैसे भी थे, तनख्वाह आ रही थी, वर्क फ्रॉम होम थे, उन लोगों को जो रीच में चीज़ें दिखने लगी वो शेयर्स दिखने लगे। और समहाउ ये लक कह लीजिए या फोर्स कह लीजिए, बाई स्ट्रैटेजी कह लीजिए, खूब अकाउंट्स खुलने लगे डीमैट के। लोगों ने म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोला। आई थिंक मार्केट डाउन था तो वो भी उनको लगा कि अभी कम में हम उनको लगने लगा कि अरे जिसे वो 10 साल से देख रहे थे कि ये 4000 का शेयर होता था, उनके सामने वो 1000 रुपए की बिक रही है, तो उनको अट्रैक्टिव लगा था कि मार्केट फिर अप होगा। हाँ, वो होपफुल लोग थे। पहली बात तो वो रिस्क टेकर्स थे, ज़्यादातर यूथ थे और उनकी एज ग्रुप 45 एंड बिलो ही थी, जो इस बीच आए। करीब 1.2 करोड़ अकाउंट का रिकॉर्ड आता है हम लोग के पास कि इतने लोगों ने खाते खोले। तो वो जो फिजिकल और फाइनेंशियल का डिफरेंशिएशन था, ये कोविड में एकदम से बायस हो गया टुवर्ड्स फाइनेंशियल सेक्टर, और वहाँ उनको रिवार्ड भी आ गई। पोस्ट कोविड जब सब ओपन हुआ, इंडियन होटल का शेयर्स मान लो 100 रुपये से 5 रुपये में हो गया। नॉट टेक दैट कोट, मतलब आई एम वेगली जस्ट सेइंग। तो वो 5 रुपये वाली चीज़ आज 500 की हो गई, बिकॉज एवरीबडी थॉट कि जब कोविड उठेगा खुलेगा तो ये होटल चलने लगेंगे और रेवेन्यू आने लगेगी और उसी तहत ये शेयर्स खरीदने लगे। वो रिस्क ने उनको रिवार्ड दे दिया। सो टुडे सडनली फाइनेंशियल मार्केट इज बिकम अट्रैक्टिव। प्लस फाइनेंशियल मार्केट में बहुत हीरोज हो गए। लास्टली डिजिटलाइजेशन का जो युग था ये कोविड के बाद, यानी लोगों को यूट्यूब, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातें करना, ऑनलाइन सारी चीजें, ये चीजें बाहर आने लगी। तो राकेश झुनझुनवाला जी की स्टोरी जो कोई नहीं जानता था, वो कोविड में बैठा हुआ सब पढ़ने लगे। सो दीज आर द फ्यू रीजंस बिकॉज ऑफ विच थिंग्स हैपेंड, बट द अल्टीमेटली गुड रीजन आर कि उसमें लिक्विडिटी है।
आपको फिजिकल एसेट में घर में शादी है या कोई काम है तो आप जमीन का एक टुकड़ा काट के नहीं बेच दोगे, एंड वो बिकेगी नहीं उस वक्त, उसमें बिकेगी या नहीं बिकेगी, दैट इज मेडिकल इमरजेंसी है। तो यहाँ क्या है, अगर आपके पास 10,000 शेयर्स हैं आप 100 शेयर बेच सकते हो, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स हैं आप उसमें से कुछ बेच सकते हो। तो लिक्विडिटी हैज़ बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये जो SLR में L था, ये सडनली इस कुछ सालों में बहुत अट्रैक्टिव और इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया लोगों के इन्वेस्टमेंट्स में। सो नाउ दैट यू हैव एक्सप्लेन कि दे आर फिजिकल एसेट्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, देयर इज फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इट। सो से अगर दो लोग हैं एंड दोनों की इनकम मोर और लेस सेम है, बट स्टिल वन पर्सन इज एबल टू क्रिएट मोर वेल्थ विद द सेम मनी एंड द अदर पर्सन इज नॉट एबल टू डू सो, तो ऐसा क्यों होता है? क्या रीजंस है? या दो लोग हैं तो कैसे अपना वो वेल्थ मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल। सो देखो, जब भी आप लोगों से मिलोगे एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र तो हमें 2 मेजर चैलेंजेस और बिहेवियर मैनेज करने पड़ते हैं हर इन्वेस्टर का। एक उनका फियर और एक उनका ग्रीड। ओके। ये एक 2 इमोशनल ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोगों को पैसा बनाने से रोकती हैं और वही डिटरेंट होती है। एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि आज इन्फोसिस इज़ अ गुड स्टॉक, आप खरीदिए, द बिजनेस इज़ डूइंग वेरी वेल एंड यू विल मेक गुड मनी विद नारायण मूर्ति, दे आर गुड, वट एवर स्टोरी इज देयर, द नंबर्स आर ऑल्सो फेवरेबल, द अर्निंग इज़ गुड। बट जैसे आपने ख़रीदा, आपकी मान लो एग्जाम्पल प्राइस है 1400 रुपये और वो शेयर हो जाती है 1800 रुपये जल्दी ही, 2 ही 3 महीने में। तो ग्रीड विल कम इन योर ब्रेन, आपके इमोशंस में, आपको लगेगा बहुत कमा लिया, बेच देते हैं, जल्दी से निकाल लेते हैं। जैसे ही आप बेचते हो, थोड़े दिनों बाद कंपनी एक्चुअली अच्छी थी, उसने अच्छा परफॉर्म किया, लॉन्ग टर्म में 3 साल 4 साल बाद वो 4000 रुपये की हो जाती है। तो आपको लगेगा अरे मैं छूट गया। तो ये जो मेंटलिटी, जो इमोशनल गेम होता है, ये लोगों को डिस्टर्ब करता है। ग्रीड। फियर, जब सब तरफ मार्केट गिर रहा होता है, आपको सामने प्राइस दिख रहा होता है कि आज टाटा मोटर का प्राइस -5% एग्जाम, और आपके पास पड़ा हुआ है टाटा मोटर्स आपके घर में, आप जाके बेचने चले जाते हो क्योंकि आपको लगता है गिर रहा है, कहीं और ना गिर जाए, कहीं और ना गिर जाए। तो ये जो बेसिक नॉलेज की शॉर्टफॉल है लोगों को, वो इस सेशन में हम थोड़ा क्लैरिटी दें और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, शेयर का जो प्राइस आता है, जो टीवी में दिखता है, वो 2 लोगों के बीच में हुए ट्रेड का भाव होता है। LTP कहते हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो जब आप देख रहे हो टाटा मोटर 600 रुपया या फिर फलाना चीज़ 2000 रुपया, जो भी वहाँ भाव स्क्रॉल पे आ रही है, वो आपके लिए नहीं है, वो बिटवीन द 2 पीपल हु आर इंगेज्ड इन द ट्रेड, उसकी ट्रेड की प्राइस आ रही है। अब आप उसको देख देख के घर में फियरफुल और ग्रीडी, ये दोनों हो रहे तो बेवकूफ़ी है। आप तो बस इन्वेस्ट करो अपने ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्ट में। अगर मुझे इन्फोसिस एज ए गुड कंपनी लगती है और मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छा है, या मुझे बताया जाता है कि अच्छा है, या मुझे एजुकेट किया जाता है, वट एवर वे यू गॉट कन्विंस्ड, then you should stick to that business for a period. So long time is the key here. Yeah, the key thing is a long time. Sensex को देख लो, निफ्टी को देख लो, ये जो वर्ड्स हैं जिससे लोग आजकल काफ़ी वाकिफ़ हैं, ये सब लॉन्गर टर्म में कंपाउंड होनी शुरू होती है। Okay. तो इसलिए पहली बात तो ये कि जो 2 लोगों की आप बात कर रहे हो, सेम लेवल में कभी पैसा बना पाता है और एक ज़्यादा बना पाता है, कम बना पाता है। तो ये यहीं पे डिफरेंशिएटर हो जाता है, द इमोशनल प्रॉब्लम। कौन कितना फेयरफुल है, कौन कितना ग्रीडी है। तो जो लोग ये बात, और अक्सर देखा गया है जो बिल्कुल बेवकूफ़ होते हैं, इन्वेस्टमेंट बेवकूफ़ कहते हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं है, वो नहीं जानते, वो सिर्फ बस इन्वेस्ट कर देते हैं अच्छे गुड कंपनीज में एंड ऑल, एंड आफ्टर रिटायरमेंट दे रियली बिकम वेल्दी एंड वेरी रिच। ऐसा बहुत रिकॉर्ड्स देखा गया, लोग इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो पैसा तभी बना पाते हैं, तो आइदर वो भूल जाते हैं, अगर ये देख रहे होते रोज तो वो ग्रीडी हो जाते, और शायद किसी ना किसी वक्त उसे बेच देते, और ये सभी के साथ होता है। तो हमारा रोल, और हम जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स का रोल, मोटिवेटर वाला जो मैंने आपको नाम बताया, यहीं पे शुरू होता है। अगर मैं सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ तो मैं आपको टिप्स दे के हट जाऊँगा, बट अगर मैं फाइनेंशियल मोटिवेटर हूँ तो मुझे आपके इमोशनल एंगल को भी हैंडल करना पड़ता है, और मुझे देखना पड़ेगा कि आपकी वेल्थ राइटली क्रिएट हो। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच डिफरेंशिएट। सो
एक जो मिथ ये भी है कि आदमी जाए कहाँ, यू नो देयर आर सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल नाउ। आपको ऑनलाइन भी कंसल्टिंग मिल जाती है, आजकल बैंक्स भी आपको आरएम्स और एक फाइनेंशियल एडवाइजर दे देते हैं। दे आर प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो। सो इफ़ अ पर्सन हैज़ टू इन्वेस्ट, इफ से आई वांट टू इन्वेस्ट, वेयर शुड आई बिगिन? मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किस तरह से सोचूं इस बारे में कि कैसे, और मतलब एक सेंस है कि चलो रिलायबल इंसान है, तो वो जो पैरामीटर्स है कि एज अ बिगिनर एज एन इन्वेस्टर, व्हाट शुड आई कीप इन माइंड इन हायरिंग अ पर्सन और अ कंपनी और अ बैंक फॉर इन्वेस्टिंग? तो बहुत अच्छा सवाल है ये लोगों के लिए भी और सबके इन्फॉर्मेशन के लिए कि देखिए, सबसे पहले हमारे देश में रेगुलेटर होते हैं। ओके। हर रेगुलेटर के अंदर में उस प्रोडक्ट को पुश करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो रेगुलेटर कौन कौन है हमारे देश में? एक है आरबीआई, जो सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, और एनबीएफसीज कंपनी को रेगुलेट करते हैं। तो जब भी आप एनबीएफसी कंपनी जैसे कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी लोन्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा लोन्स, ऐसे बहुत सारे एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। और जो डायरेक्ट बैंक हैं, एसबीआई, बीओबी, इन सबको जब आरबीआई मॉनिटर करता है तो आरबीआई इस वक्त ये देखता है कि मेरे इन रेगुलेटेड कंपनीज के प्रोडक्ट में या फिर उनके इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग में जो कस्टमर निवेश करे वो लूट ना जाए, गलती ना कर दे, उसे किसी भी तरह से कोई चोरी ना कर दे, उसको गलत जगह न ले जाए, वगैरह वगैरह। उसके लिए वो इंटरमीडियरी अपॉइंट करते हैं और उनके लिए एक रूल बुक होती है। तो आरबीआई के इंटरमीडियरीज कौन होंगे? जैसे एनबीएफसी के फिक्स डिपॉजिट बेचने वाले उनके एजेंट्स होते हैं। उन एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन, उनकी कोड ऑफ कंडक्ट्स, उनकी प्रोसेसेस, उनकी लाइसेंस भी आई थिंक एक होता है, एक लाइसेंस देते हैं। इसी तरह जब आप सेबी देखेंगे एज ए रेगुलेटर, तो बहुत सारे सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, जो कुछ भी ट्रेडेबल है वो सब सेबी देखती है। तो सेबी के अंदर भी यही सेम तरीका है। सेबी भी अपने लोगों को एक एग्जामिनेशन पास करवाती है, बोलती है अगर तुम्हें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जनता तक पहुंचाना है, तो तुम्हें ये गिवन एग्जामिनेशन पास करना होगा। हम जैसे लोगों को एक नहीं 17, 18 एग्जाम पास करने होते हैं। अच्छा, टू बिकम अ फाइनेंशियल कोच? नहीं, टू डिफरेंट फॉर सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे म्यूचुअल फंड्स आप बेचना है या मुझे उसकी दुकान लगानी है, तो मुझे म्यूचुअल फंड के लिए एक एग्जामिनेशन पास करना होगा। मतलब जितने तरह के इन्वेस्टमेंट्स है उन सबको शेयर्स के लिए मुझे अलग एग्जामिनेशन पास करना है, पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए अलग एग्जामिनेशन पास करना है, और ये सबको सेबी रिन्यू करती है 3-3 साल में। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार पास कर ली जीवन भर बिजनेस होगा, हमारी लाइसेंस उस हिसाब से चलती है। तो जब आप बात करो कि जाना कहाँ चाहिए, एक लेमैन को स्टार्ट कैसे करना चाहिए, तो उसे पहले तो देखना है जिस प्रोडक्ट में उसे इच्छा है वैसे लोगों को ढूंढे और देखे। और ढूंढने के लिए सबके वेबसाइट्स हैं, बहुत क्लियर कट पब्लिक व्यू में आरबीआई अपने डिटेल्स देती है, सेबी अपने डिटेल्स देती हैं, और साथ में फिर आईआरडीए एक रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके अंदर सारे इंश्योरेंस के एजेंट होते हैं। और फाइनली अगर इन सबको जोड़ दो तो जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं जो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मल्टी प्रोडक्ट्स करते हैं। अब आपको जो ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जनरली कंपनी कॉर्पोरेट्स, मान लो xyzbroking.com या जो भी सिक्योरिटीज कंपनी एंड ऑल होते हैं। इवन इंडिविजुअल मेंबर्स भी होते हैं जो सब कुछ बेचते हैं, वो मल्टीपल लाइसेंसेस ले लेते हैं। तो ढूंढना कहाँ से चाहिए, ये तो मैं यही कहूँगा भाई, सोर्स तो आपके अड़ोस पड़ोस होगा, गूगल होगा, चीज़ें होंगी, और जो अच्छा काम करता है वो विजिबल हो ही जाता है, आपके एरिया में ज़रूर होंगे। करना क्या चाहिए, इस पे मैं एडवाइजरी ये ज़रूर दे सकता हूँ और सजेशन दे सकता हूँ कि देयर इज़ नो बेसिक फैक्टर कि आप इसके बेसिस पे चुनो कि ये अच्छा है या ये बुरा है। आपको कंफर्ट देखनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी नीड क्या है, आप नज़दीक कितने हो, उनसे मिल कैसे रेगुलर सकते हो, आपको उनकी बातें समझ में आती है या नहीं आती है, आपको वो मोटिवेट कर पाता है या कर पाती है या नहीं। सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड लुक एट। ऑन द लाइसेंस क्राइटेरिया, ऑन एजुकेशन क्राइटेरिया, सब एट पार ही हैं। और 1 लाख के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंशियल मार्केट में हैं, इंश्योरेंस मार्केट में इसी तरह 2 लाख 3 लाख लोग हैं। सो देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल एंड दे आर ग्रोइंग एवरी डे बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है। तो एक आदमी 1000-2000 इतने लोगों को तो एड्रेस कर पाएगा, कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक ये ट्रूथ है या मिथ है कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं यूजुअली आपको वो प्रोडक्ट्स बताते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जिसमें उनका कमीशन
बनता है या जिसमें उनका फ़ायदा ज़्यादा होता है, तो ये कैसे आप चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं कि भाई तो देखो मेरा फ़ायदा कैसे है या उसका फ़ायदा है? कुछ रेगुलेटेड प्रोडक्ट जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है जो सेबी रेगुलेट करती है, सेबी बहुत क्लियर है इन बातों में कि इससे ज़्यादा कमीशन नहीं हो सकता, तो देयर आर लिमिटेशंस ऑन इट, तो वो कोई मैनेज नहीं कर सकता इतना हेवायर। हाँ, लेकिन फ्लक्चुएशंस इस बेसिस पे सेबी के भी प्रोडक्ट्स में है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में आपके 2 रूट हैं कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू निवेश करोगे तो आपको एक कमीशन कटेगा आपके इन्वेस्टमेंट्स में। ओके। और तो जैसे NAV कहते हैं हम लोग उसे, नेट एसेट वैल्यू, जो यूनिट मिलती है आपको उसकी NAV को हम लोग NAV कहते हैं, मतलब उसके प्राइस को। तो जब आपकी प्राइस डिक्लेयर होगी अगले दिन तो उसमें आपका कमीशन का पोर्शन कटा रहेगा। तो से एग्जांपल 1% ब्रोकर को मिल रहा है तो 1% आपके वैल्यू में से कट जाएगा ओवर 365 डेज। ऑब्वियसली एक साथ नहीं कटता, लेकिन सेबी ने चॉइस दे दिया कि अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा ये कमीशन वमीशन ना कटे, तो उन्होंने कहा आप डायरेक्ट लगा लो सीधा। यानी फैक्ट्री आउटलेट में जैसे जाके हम कपड़े खरीदेंगे तो डीलर का पैसा नहीं लगेगा। तो ये सेबी ने तो कर दिया, बाकी जगह अभी शुरू नहीं हुआ। और सेबी के ऐसा करने से मार्केट में बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी आई। बहुत सारे लोग लर्नेड थे, खुद सेल्फ मोटिवेटेड भी थे, उनको ज़रूरत ही नहीं थी किसी डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइज़र और उनकी, वो पढ़े लिखे थे, जानते थे। पढ़े लिखे इज अ रॉन्ग वर्ड, पढ़े लिखे तो सब हैं, फाइनेंशियली पढ़े लिखे थे, तो वो लोग करने लगे एंड दे थॉट कि 1% मेरे लिए वैल्यूबल है, वो बचाने लगे। हाँ, मेरा राय पर्सनली ये है कि हैंड होल्डिंग एक ऐसी चीज़ है इस बिजनेस में, इस जर्नी में, कि अकेला मुश्किल होता है। अगर आपको 20-30 साल में वेल्थ बनाना है, देयर विल बी लॉट ऑफ मोमेंट्स जब आप कभी फियरफुल हो जाओगे मार्केट देख के, कभी एकदम ग्रीडी हो जाओगे। यू नीड समवन जो आपको टाइम टू टाइम कंसोल कर पाए, बता पाए कि राइट पाथ क्या है। फिर आपके चॉइसेस जब मल्टीपल होते हैं, आप घर में भी देखो आपको 4 चीज़ लेनी है तो आप किसी से पूछोगे ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, और यहाँ तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर को यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ गुड फॉर यू। वो 1% और आधा % शायद इतनी बड़ी रकम नहीं होती आपके वेल्थ के अगेंस्ट जो बनने वाली है या बनती है, बट स्टिल सेबी हैज़ गिवन यू दीज 2 रूट्स। इसके अलावा बहुत सारे ऐप होते हैं जो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ऑफर करते हैं। आज न्यू एज का यूथ जो है बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्टेड है, और आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट आई बिलीव कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ टॉपिक विच हैज़ टू बी अ ह्यूमन इंटरफेरेंस होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो ऐप से हो सकती है। आप फूड चॉइस कर सकते हो कि मैंने डाल दिया, आप कपड़े खरीद सकते हो, चीज़ें आ सकती है, बट जहाँ काउंसलिंग रिक्वायर्ड है, जहाँ मोटिवेशन रिक्वायर्ड है, यू नीड ह्यूमन। एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है आपको, एंड समबडी विथ एन एक्सपीरियंस, लाइक एन एक्सपीरियंस ऑफ योर्स ऑफ 30 years, यू हैव सीन द मार्केट ग्रोइंग, फॉलिंग, क्रैशिंग, सो इट एड्स ऑन टू दैट। बहुत सारी गलतियाँ हम रोक देते हैं, कभी कभी बातचीत में हम समझ जाते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है जो आपके पूरे वेल्थ बिल्डिंग में होती है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट ऐप, बट या वो चीज़ें भी ऑप्शन है। आप कोशिश करें कि मिल के काम करें, और इतने लोग हैं, जैसे मैंने कहा 2-2 लाख 2.5 लाख के डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपके शहर में, होगा ही होगा, एक नहीं 50 होंगे, बिल्कुल किसी से तो आपकी रिलेशन बनी सकती है। वेल्थ एंड बीइंग रिच, दीज आर अगेन 2 different concepts जो लोग बहुत इंटरचेंजेबली यूज। मैं रिच हो गया, मतलब इफ़ यू आर रिच दैट डजंट मीन यू आर वेल्दी, एंड यू नो, तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए कि रिच होना और वेल्दी होना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, वेल्दी होने का मतलब होता है कि आपके सारे एस्पिरेशनल गोल से आप फ्री हो, मतलब कोई भी स्ट्रेस नहीं है। आपने रिटायरमेंट के लिए ऐसी सेविंग डाल रखी है कि आप 10 करोड़ लेके रिटायर करने वाले हो, आज के मान लो हम वैल्यू में बात करें, एंड यू आर मेंटली वेरी हैप्पी एंड फ्री कि मेरा काम हो गया। आपने एक ऐसा रिकरिंग या डिपॉजिट या SIP म्यूचुअल फंड्स वगैरह कुछ कर रखा है कि आपको लगा मेरे बच्चे को तो मैं आराम से विदेश भेज लूँगा, इसकी शादी में अच्छे कर लूँगा, हम विदेश घूम लेंगे। सब आपने बहुत सारे गोल्स को टिक 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 कर दिया, और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड मंथली है वो सेव कर पा रहे हो, तो वही आपको सबसे पहले मेंटली फ्री कर देता है और आपको मेंटली वेल्दी बना देता है। वेल्थ का कोई पैरामीटर तो है नहीं कि हम चेक कर करके बोलें कि आपका आज दिख रहा है इतना वेल्थ और कल इतना वेल्थ। तो वेल्थ एंड वेल्दी इज़ द वर्ड विच वी बिलीव फ्रीडम से कंसर्न है। आप फ्री होने चाहिए,
और फॉर एग्जाम्पल Even if you're sleeping, your wealth is growing and multiplying. कि मैंने कर दिया, मेरे सब इंतज़ाम हो गए, और जो वो रास्ते को अचीव कर चुका होता है 50% 60% उस जर्नी को, तो उसे वेल्थ का एहसास और कॉन्फिडेंस दोनों आ जाता है। Okay. स्टार्टर वाले थोड़ा सोचते हैं कि अभी मेरा वेल्थ बनेगा, बट उन्होंने स्केच कर दिया तब भी वो वेल्दी फील होने लगते हैं, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। हम लोग देखते हैं जब हम किसी को बहुत अच्छे गोल की शीट पकड़ाते हैं और वो सारे गोल्स वो अचीव करने के लिए कंट्रीब्यूशन देने लगता है हमें, तभी से उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वो अपने आप को एक उस लीग में सोचने लगता है। जब वेल्थ एक्चुअली बनेगा तब तो अलग बात हो जाएगी। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। रिच वो लोग होते हैं जिनकी हम पैरामीटर्स देख पाते हैं, जिनको हम मेज़र कर पाते हैं। और मुकेश अंबानी जी के शेयर आज 2000 की और उनके पास ऐसे 10 करोड़ शेयर हैं, तो मल्टीप्लाइड इनटू 2000 दैट इज़ हिज वेल्थ, और उसको हम बोलेंगे रिच आदमी है। तो जहाँ मेजरमेंट वैल्यूज़ होगी तभी हम बोल पाएंगे ये रिच है, ये पुअर है, ये नहीं रिच है। तो रिच इज़ अ इंटायरली ऐसा सब्जेक्ट है जो हम डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, वेल्दी बनाना और बनना सबके लिए संभव है। एक छोटा बहुत लोअर ग्रेड का क्लर्क या फिर कोई मजदूर या कोई भी पान दुकान वाला जो भी है, वो भी वेल्दी फील कर सकता है अगर उसने अपनी खुद की लाइफ इंश्योरेंस कर ली कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को कहीं काम नहीं करना पड़ेगा। तो उसने एक छोटी सी, अगर मान लो 2000 रुपये सालाना की टर्म पॉलिसी ले ली, जिससे उसे 25 लाख रुपए मिलने वाले हैं मरने के बाद, और उसे वो अपने अलमीरा में रख के बहुत वेल्दी फील करेगा। सो सिक्योर हो जाएगा कि भाई फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, ये दोनों बातें लोगों को वेल्दी एहसास दिलाती हैं। So talking about youth, this word is often used that अमृत काल आ गया है, India is going to become a 5 trillion economy. So जो youth है who's planning to get a job, making his CV, struggling in his mind कि भाई काम करना है, एंड गोल और मोटिवेशन पैसा है कहीं ना कहीं, उसी के लिए सारी चीज़ें चल रही होती है। सो डू यू रियली बिलीव दैट अमृत काल आ गया है, एंड व्हाट इज़ द रोल प्ले ऑफ पीपल, और वेयर शुड वी सी आवर सेल्फ इन दैट 5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो पिक्चर है कि भाई भारत अगर 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाती है तो हम क्या हैं और हमारी क्या वैल्यू होगी उसमें। हाँ, तो ये जो इन्वेस्टमेंट वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई हम ग्रोइंग इकोनॉमी में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये ग्रोथ आने वाला है। तो अगर मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ तो उस ग्रोथ का पार्ट नहीं हो सकता। तो अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में आप कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो फॉर गेटिंग वेल्दी एंड फुलफिलिंग योर ड्रीम, तो पहली बात तो ये कि आपको उन कंपनीज़ के साथ या उन स्टॉक के साथ या उन इन्वेस्टमेंट के साथ होना होगा जो इस 5 ट्रिलियन के कंट्रीब्यूटर हैं। तो ऑब्वियसली दे विल ग्रो एंड यू विल ग्रो। तो सड़कें बन रही हैं फॉर दैट मैटर। अगर हम देखें तो सारा इंडिया का ग्रोथ स्टोरी का एपी सेंटर है ये इंफ्रास्ट्रक्चर। हर हाईवेज बन रहे हैं, हाईवे, ट्रेन, कार्गो रोड, ये वो एयरपोर्ट्स, ये सबको बनाने वाले हो सकता है L&T, गैमन इंडिया, BEL, XYZ। तो दिस इज अ स्टोरी विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और अ फास्टर ग्रोइंग इंडिया। तो हमें इन स्टॉक का बंडल डायरेक्टली या फिर इसके म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जहाँ से भी हो हमें इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देन वी विल बी कॉन्फिडेंट कि मैं तो यार एक ऑफिस पे छोटा सा एम्प्लॉय हूँ, मगर मेरा पैसा जहाँ है वो 5 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूटर है, तो मुझे तो उसका रिवार्ड मिल जाएगा। सो दैट इज वन वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग। एंड सेकेंड इज ऑब्वियसली आइडेंटिफाई द थिंग्स विच आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और आप उसी में सीधा पार्टिसिपेट करो। आप रोड बनाने वाली कॉन्ट्रैक्ट डिग्री काम शुरू कर दो। आपको लगता है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ बिग स्टोरी फॉर इंडिया इन नेक्स्ट 5 ट्रिलियन, ग्रीन एनर्जी बहुत बड़ी चीज़ है। तो स्टार्टअप का जो ये अचानक से दौर चल रहा है, वो वही लोग हैं जो स्मार्टर लोग हैं, वो आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि ये इंडिया का स्टोरी होने वाला है और मैं इसमें अगर अपनी चीज़ों को लाऊंगा तो आई विल रियली मेक मनी, पीपल विल एक्सेप्ट मी। तो जो बैटरी ऑपरेटेड कार्स होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, इथेनॉल से फ्यूल में डालने वाली चीज़ें होंगी, तो ये सब कुछ करने वाले लोग आ गए। तो अकॉर्डिंगली हम सबको मिलना है, भोग तो सभी को मिलेगा अगर ग्रोथ होगी तो। कौन ज़्यादा कौन कम, वहाँ आज हमारी डिस्कशन चूँकि इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस पे है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रूट टू पार्टिसिपेट इन दिस जर्नी ऑफ 5 ट्रिलियन। सो वन शुड बी केयरफुली डूइंग इट, अपने निवेश करते रहिए और आराम से। एंड एज यू सेड कि
there's no, I mean, saving should begin. Saving Whenever should begin. you realize you should start as early as जैसा मैंने आपको अभी फिगर possible. शायद एक कोट किया Yeah. था कि 1,000 रुपए 30 साल में 1,40,00,000 हो हो गया। गया। इस अमृत काल में अगर कोई 10 साल छोड़ देगा तभी वो कहाँ से कहाँ पहुंच कहाँ जाएगा। जो पहुंच 30 जाएगा। इयर्स में बना 1,40,00,000 Correct. वो शायद इस बार 15 साल में बन 15 जाए, साल में बन क्योंकि द जाएगा। ग्रोथ इज फास्टर, बेटर रोड है हमारे पास। और आप देखो आज इकोनॉमी में वर्ल्ड में सब कुछ गड़बड़ है। रशिया, यूक्रेन, यूएसए, कनाडा, एवरीवेयर देयर इज डिस्टर्बेंस, इवन चाइना, इंडिया। In fact, best of infrastructure. COVID में we saw how US जिनके पास best सब of कुछ था, healthcare है, वो भी fail कर रहे हैं। still they could not manage. और इंडिया चाहे इसे हम लक कहें चाहे हम जो भी कहें, बट थिंग्स आर गोइंग ऑन अ वेरी वेरी राइट पाथ। Very right and positive. यहाँ अभी से अगले 10 साल जिस आदमी ने वेल्थ नहीं बनाया तो इसका मतलब उसने कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर किया, बहुत बड़ा। अदरवाइज तो आप मिस्टेक से भी यहाँ वेल्थ बना वेल्थ दोगे। बना सकते ये हैं। As you सिचुएशन said है। कि आपने इन्वेस्ट करके भूल गए and 10 साल के बाद it आपको will give you फियर और return. ग्रीड से बचना है, बचना है। और उस चक्कर में नहीं पड़ना कि ये टिप्स वो टिप्स और ऐसी। आपको ये समझना है कि हर बिजनेसेस बढ़ेगा, इन्फोसिस भी बढ़ेगा, टाटा मोटर भी बढ़ेगा, अशोक लेलैंड भी बढ़ेगा। आपको अपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स स्टिक करके रखने हैं। ये ट्रेडर, बेटर, जुआरी, मैं डेली ट्रेडिंग करता हूँ, मैं 10 का 20 बनाता हूँ, वैसे लोग नहीं बच पाएंगे। दे विल नॉट मेक मनी। So one buzzword that is there in the financial market is SIP. बहुत सारे लोग जो shares में और stocks से डरते हैं, they feel that SIP, systematic investment plan, is a good option. So tell us something about that. सो SIP एक मैथमेटिकल कॉस्ट एवरेज फार्मूला के ऊपर बेस्ड एक प्रोसेस है। नथिंग, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, दिस इज अ प्रोसेस। तो आप SIP किसी भी चीज़ में लगा सकते हो। इसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब नियमित निवेश योजना। तो इसके पीछे फॉर्मूला ये है कि अगर कोई चीज़ आज 10 रुपये की है, कल वो 8 रुपये की अवेलेबल हो जाएगी। तो पहली बार आपने ख़रीदा होगा 1,000 में, तो आपको मिला होगा 100 यूनिट। दूसरी बार आप वही 1,000 रुपये में जाओगे तो 100 सम ज़्यादा यूनिट मिल जाएगा, अगर उसकी वैल्यू नीचे आ गई है। Right. तो ये यूनिट खरीदने के प्रोसेस में म्यूचुअल फंड में अप्लाई होता है। म्यूचुअल फंड्स में एक्चुअली हम यूनिट खरीदते हैं, या इवन शेयर मार्केट में भी हम शेयर्स खरीदते हैं। तो अगर आपने आज कोई शेयर खरीद लिया 1,000 रुपये की, कल फिर खरीदा और उस समय उसका भाव 800 हो गया, तो ज़्यादा मिल जाएगा। तो कहा जाता है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट चुपचाप डालो, क्योंकि आप एक्सपर्ट तो हो नहीं कि आप कब सस्ता है और कब महंगा है ये पता कर पाओ। तो ये ऑटोमेटेड रूप से कभी महंगा कभी सस्ता आपका खरीदते हुए यूनिट आ जाते हैं। ओवर अ पीरियड आपके बहुत सारे यूनिट एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और उसकी जो कॉस्ट एवरेज आती है ऊपर नीचे करने, वो इतनी नीचे की आ जाती है जो करंट वैल्यू होती है उस समय के ऊपर होती है। तो अल्टीमेटली यू सी अ ह्यूज मनी एंड ह्यूज रिटर्न्स। तो ये हिस्टोरिकली पिछले 30 साल में लोगों को अब नंबर्स दिखने लगे हैं। पहले तो हमारे पास हिस्ट्री नहीं थी। Right. आज सबसे अच्छा हमारे फाइनेंशियल मार्केट के लिए हो गया कि हमारे पास 30 इयर्स 25 इयर्स का म्यूचुअल फंड का ही हिस्ट्री है। Data. तो वो डेटा हमें काफ़ी अट्रैक्टिव रिजल्ट्स दे रहा है। तो लोग इसीलिए आज अचानक से And SIP they के feel their money is also safe to a extent. सेफ तो Even शुरू though में say कि सेफ market- तो पहले भी था, बट पहले हमें उसे समझाते हुए बहुत मुश्किल होती थी कि रुक जाओ तो पैसा बनेगा। SIP में क्या हुआ कि उनका एक लिमिटेड अमाउंट मंथली जा रहा है, तो दे आर नॉट वरीड कि मेरा जीवन भर का पूंजी जा रहा है, पहली बात। दूसरा, उन्हें टुकड़ों में देना पड़ रहा है, तो उनके पास एकदम से फियर अमाउंट नहीं होता। अगर वो गिर भी जाती है तो दे थिंक कि चलो अभी तो चल रहा है। बट अच्छी चीज़ ये हुई कि लोगों का वेल्थ बनने लगा बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला ऑफ कॉस्ट एवरेजिंग, और उसका एहसास करते हुए आज SIP बज़वर्ड हो गई। सो एवरीबॉडी सेज SIP तो ज़रूर खोलना है। और एक्चुअली SIP मेरे हिसाब से रिटर्न बनाने की टूल नहीं है, सेविंग्स का बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, राइटली सेड कि जो बचत आप गुल्लक में कर रहे थे वो आपने SIP कर SIP दो। में कर दिया, तो वो जैसे systematic हमारी तरीके से कंपनी बढ़ा है। और हमारी टीम गुल्लक ही बोलती है। Okay. हमारा ब्रांड है गुल्लक, अच्छा, तो गुल्लक बाई इन्फी रुपी। तो हम लोग बेचते ही हैं लोगों को जाके कि सर एक गुल्लक तो खोल लिया आपको, तो दैट इज कॉल्ड SIP। SIP, okay. So since you are running a company, you have seen the market for almost 30 years now, and people are interested in entering this market. We have the data कि 1 लाख 1.5 लाख advisors भी हैं, financial coaches भी हैं. So youth who's looking at this segment, those who want to make a career
in the field of financial sector. What is your suggestion to them, and share something from your journey? How did you start? आपको कैसे इस सेक्टर में इंटरेस्ट आया? What was your background? What kind of studies is available for youth right now? So the job orientation, or how to enter this financial sector, and what are the things that they can do? ये बहुत बड़ा करियर एरिया है, अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, और जॉब इसमें बहुत वैरायटी है। मेरा तो करियर जिस तरह शुरू हुआ था, हम तो जॉब करते थे, मैं किसी कंपनी के लिए जॉब करता था। 1994 इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर फर्म थी, कोठारी पायनियर नाम था, जो कि अब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के लिए काम किया, और 2004 तक जब मुझे जर्नी में थोड़ी मैच्योरिटी आई और समझ आया कि जॉब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एवरी डे जो जॉब कर रहा हूँ वो है लोगों को काउंसिल करना, एंड इट वाज ऑल ऑन माय फेस वैल्यू। तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं अपना ही काम करूँ, बिकॉज यहाँ कोई कंपनी ब्रांड कुछ काम नहीं आती, यहाँ काम आता है कि आप लोगों से बात कैसे करते हो, एंड द ट्रस्ट फैक्टर दैट यू बिल्ड। ट्रस्ट है, प्लस उनका प्रॉब्लम समझना और उसको आप उसके साथ मैच करना, सिंक करना। तो ये जो काम था, इसको मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें, इसे हम कॉर्पोरेटाइज कर दें। तो मैंने एक फॉर्म किया 2004 में, और जब ये फर्म बनाया तो अल्टीमेटली इसमें जो टीम रखी और लोग रखा, उनको उसी तरह से मैच्योर किया या ग्रूम किया कि एवरीबडी टुडे इन आवर कंपनी आर नोन एज फाइनेंशियल काउंसलर और मोटिवेटर। तो ये तो एक करियर है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट करियर है, बिकॉज इसमें आपको बहुत ज़्यादा एजुकेटिव या मोटिवेटर का जो वो रूप है वो चाहिए होता है, एंड इट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, इसमें एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट यंगर लोग जो एकदम अभी जॉब शुरू करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, मैं उन्हें राय दूंगा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह वो ज्वाइन करें। और म्यूचुअल फंड इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी वाइडली सोल्ड एंड रीडली एक्सेप्टेड टुडे, वेल रेगुलेटेड हैं, गवर्नमेंट सेबी की रेगुलेशन में बहुत सेफ है, रिस्क बिल्कुल नहीं है। रिस्क ऑफ मनी गिरने का है, रिस्क ये नहीं कि कोई लेके पैसा भाग जाएगा। तो अल्टीमेटली वो मनी की फ्लक्चुएशन रिस्क है। बट गिवन दैट, अगर कोई बच्चा या कोई नॉर्मल आदमी इसमें काम करना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, सिंपल सा एग्जामिनेशन होता है, nism.ac.in गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, आप वहाँ जाइए, इनरोल करिए, एग्जामिनेशन पास करिए। 1000 रुपये में एग्जामिनेशन होता है, मल्टीपल अटेम्प्ट होती है। जैसे ही आप पास करते हो, यू आर एलिजिबल टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स। एंड उसके बाद आप जिस जिस कंपनी का प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उनसे जाके रजिस्ट्रेशन करिए, देयर इज़ नो चार्जेस फॉर दैट। तो ये बहुत इजी एंड अच्छा करियर है, काइंड ऑफ अ फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। बस आपको लोगों से मिलना है और उनकी डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट देना है। सो सिनारियो कैसे चेंज होता है, जब आप यंग होते हो, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आप डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट देते हो। जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो तो आप उनको बताते हो आपको क्या चाहिए। सो दैट ट्रांजिशन गोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स द मैच्योरिटी इन दिस करियर। तो इट्स अ गुड लाइन, लोगों को करना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और इस करियर में कहाँ गलत चले जाते हैं, वो ये तय नहीं कर पाते कि वो रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। ये दो बिल्कुल डिफरेंट लाइन है। What is the difference? रिसर्च एनालिस्ट वो होते हैं जो मार्केट को ये पेश करना चाहते हैं कि सर मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा शेयर अच्छा है, मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा फंड अच्छा है। वो रिटर्न ओरिएंटेड जॉब डिलीवर करते हैं। और जो ये सेकंड साइड है जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ, वो डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड है। इन ये कहते हैं कि मैं आपको रिसर्च्ड, वेल रिसर्च्ड प्रोडक्ट ला के दे रहा हूँ। So mutual fund actually is doing research. We are selling those mutual funds. So we are not the research analyst. Right. So you have to choose your career accordingly. कि आप रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट को लाके बेचोगे या खुद रिसर्च करके बेचोगे। So these are the difference. And it's a flourishing field right now. I think हाँ, everything revolves रिसर्च वाला around. फील्ड इज़ वेरी डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट देन लर्निंग बहुत है। उसमें आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की रिक्वायर्ड होती है, अच्छी पढ़ाई चाहिए होती है, MBA भी आपको करना होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स को आपको टच करके तब वहाँ पहुँच पाते हो। थोड़ा क्वालिटेटिव अप्रोच होना चाहिए आपका। So thank you Abhinesh ji coming here and sharing your My pleasure. knowledge with us, and hopefully those who are watching this will be able to create more wealth in their life. Thank you so much for coming.